प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं एकता शुक्ला, शिक्षिका किदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हाई स्कूल बोर्ड में हिंदी पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है: गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत खंड। तो आज हम आपको पद्य खंड पढ़ाएंगे। इसमें जो कविता चुनी है वह है स्वदेश प्रेम। ये कविता का नाम है। कवि हैं इस कविता के श्री राम नरेश त्रिपाठी। जो कि ये कविता बड़ी है बच्चों, तो इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज आपको पहला भाग पढ़ाएंगे। किसी भी कविता को पढ़ने समझने से पहले उसका उद्देश्य समझना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो आइए हम आते हैं कविता के उद्देश्यों पर। पहला, कविता के वाचन को समझेंगे। दूसरा, कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी। तीसरा, कविता का संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या को समझ सकेंगे। और चौथा, कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित हो सकेंगे। जब हम कविता आपको पढ़ाएंगे तो आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भी पढ़ाएंगे और जो कठिन शब्द होंगे उसका अर्थ भी समझाते जाएंगे। तो ये थे कविता के उद्देश्य। अब हम आते हैं कवि परिचय पर। कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कोयरीपुर ग्राम में 1889 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी। कवि एक साधारण किसान परिवार से थे, तो उन्होंने कक्षा 9 तक जो शिक्षा ग्रहण करी वो विद्यालय से की और तत्पश्चात वह स्वतंत्र अध्ययन में लग गए। उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन आरंभ कर दिया कक्षा 9 के पश्चात और कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी के अलावा उन्हें संस्कृत, बंगाली, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का असाधारण ज्ञान था। कवि की देशाटन में भी बहुत रुचि थी। इसी के तहत दक्षिण भारत में उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान दिया। जो कि कवि का जन्म 1889 में हुआ था और पूरा जीवन, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी 1962 में, तो पूरा जीवन उनका जो बीता वह था आज़ादी के आंदोलनों का समय। उस समय संपूर्ण देश अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी के लिए संघर्षरत था। तो कवि की कविताओं में हमें आप उसकी छाप, राष्ट्रीयता की छाप स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के कवि सभापति भी बने और स्वतंत्रता आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी थे। मृत्यु मैंने बताया आपको 1962 ईस्वी में मृत्यु हुई। कवि की रचनाएं, कवि ने 3 प्रकार की रचनाएं प्रमुख रूप से लिखी: खंड काव्य, पथिक, मिलन और स्वप्न। ये इनके प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। इनकी विषय वस्तु पौराणिक है, जो देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। दूसरा आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य मानसी इनकी फुटकर काव्य रचना है। इसमें भी आपको देश प्रेम, त्याग, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली कविताएं मिलेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी कविताओं की ये विशेषता क्यों है। देश प्रेम, राष्ट्रीयता और मातृभूमि से उनका प्रेम जो उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है, उसका कारण मैंने बताया था आपको कि उनका जन्म और उनका जीवन उसी बीच हुआ जब हमारा देश आज़ादी के आंदोलनों में संघर्षरत था। ठीक है बच्चों, ये 2 उनके हो। अब तीसरा है लोकगीत। लोकगीत अर्थात ग्राम्य गीत। यह ग्राम्य गीतों का संग्रह है। इसमें
गांव के जीवन से संबंधित, गांव का जो जीवन होता है उससे संबंधित आपको सजीव एवं प्रभावपूर्ण गीत मिलेंगे। बच्चों, रामनरेश त्रिपाठी जी के जो लोकगीत है उसमें जो ग्राम्य गीत है उसके बारे में एक छोटी सी घटना हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार कवि कहीं अपने गांव में ही भ्रमण कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं और कुछ बातें कर रही हैं, कुछ गा रही हैं। जो भी परिदृश्य उनके मन मस्तिष्क पर अंकित हुआ, वह उससे इतना प्रभावित हुए कि उसी जगह, उसी स्थान पर बैठकर उन्होंने ग्राम्य गीत लिखना आरंभ कर दिया, अर्थात गीत लिखना आरंभ कर दिया जो ग्राम्य गीतों के नाम से प्रचलित हैं। तो ये प्रमुख 3 उनके जो काव्य थे, रचनाएं थी, लोकगीत, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य। अब हम आते हैं उनकी अन्य कृतियों पर। अन्य कृतियों में जैसे वीरांगना और लक्ष्मी ये उपन्यास हैं, सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक इनके नाटक हैं, स्वप्नों के चित्र कहानी संग्रह है, इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। छोटी छोटी कहानियाँ आपको मिलेंगी, पढ़ने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। तुलसीदास और उनकी कविता, यहाँ बच्चों उसकी नहीं उनकी कविता, ये आलोचना है। 30 दिन मालवीय जी के साथ श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने जो 1 महीना मालवीय जी के साथ बिताया था, उस पर उन्होंने एक संस्मरण लिखा और बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो वही 30 दिन मालवीय जी के साथ के नाम से प्रसिद्ध संस्मरण है। कवि ने बाल साहित्य भी लिखा जिसमें आकाश की बातें, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, फूल रानी, बुद्धि विनोद, ये इनके बाल साहित्य हैं। इसके अलावा 2 चरित्र भी लिखे, जीवन चरित्र महात्मा बुद्ध का और अशोक का, ये 2 जीवन चरित्र भी इनकी कृतियों में मिलते हैं। अब हम आते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी। तो कवि की काव्यगत विशेषताओं में मैंने आपको पिछले उद्देश्य में, उसके बाद उनकी कृतियों में और उनकी रचनाओं में मैंने बताया कि उनकी कविताओं में देश प्रेम एवं आदर्शवाद मिलेगा, देश प्रेम और आदर्शवाद से ओतप्रोत मिलेंगी। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण। उनकी जब आप रचनाएं देखेंगे तो उसमें आपको प्रकृति का मानवीकरण स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। और जो हम आपको अभी कविता पढ़ाएंगे स्वदेश प्रेम, उसमें भी कभी उन्होंने समुद्र को, तो कभी सूर्य को, तो कभी चंद्रमा को साक्षी बनाया है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगा। प्रतीकात्मक शैली और रहस्यवादी अनुभूति उनकी काव्यगत विशेषताएं थीं। अब हम आते हैं कविता पर। बहुत सुंदर कविता है बच्चों, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम अर्थात अपने देश से अनुराग, स्व अपना, देश देश, प्रेम अनुराग, अपने देश से अनुराग, ये स्वदेश प्रेम का अर्थ है। और कविता भी अत्यंत सुंदर है। पहले मैं इसका वाचन करूंगी, तत्पश्चात आपको पंक्तिवार व्याख्या समझाऊंगी। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ उनका विजय घोष रण गर्जन। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। अब हम आपको इसके बारे में पंक्तिवार व्याख्या समझाएंगे। यहाँ पर कवि ने उन महान पूर्वजों का स्मरण करने को कहा है जिनके अतुलनीय प्रताप का, अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके, जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्षी स्वयं सूर्य है। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है बच्चों। सूर्य के और भी पर्यायवाची हैं, दिनकर, दिनेश, भास्कर, अरुण आदि। तो यहाँ पर कवि ने उन पूर्वजों का स्मरण करने को कहा है जिनका स्वयं प्रत्यक्ष साक्षी आज तक सूर्य है, जिनके प्रताप का घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर, निशाकर अर्थात चंद्रमा।
चंद्रमा के राकेश, शशि, निशाकर ये सब पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर घूम घूम कर बच्चों, यहाँ पर पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है, घूम घूम कर। तो घूम घूम कर जिनकी ध्वल कीर्ति, जिन पूर्वजों की ध्वल निर्मल कीर्ति घूम घूम कर स्वयं चंद्रमा देख चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और जिनका वैभव, जिनका ऐश्वर्य, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनका वैभव, जिनका ऐश्वर्य नभ, नभ अर्थात आकाश, आकाश में उपस्थित अनंत तारों का समूह देख चुका है, उनका साक्षी रह चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ उनका विजय घोष रण गर्जन। बहुत सुंदर पंक्ति है। अगणित, अनगिनत, अनगिनत बार आकाश जिनका स्वयं विजय घोष और युद्ध कौशल रण गर्जन सुन चुका है। तो बच्चों ये था छंद, और इसकी मैंने आपको पंक्तिवार व्याख्या बताई। अब हम आते हैं, जब आप किसी भी छंद को समझते हैं तो आपको इसके पश्चात जो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि इसका संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। मैंने आपको ऊपर बताया था खंड काव्य, पथिक, मिलन और स्वप्न, तो यह कविता उसी काव्य संग्रह से ली गई है। अब दूसरा ये प्रश्न उठता है कि इस कविता का प्रसंग लिखना है आपको। प्रसंग, सबसे पहले तो प्रसंग का अर्थ समझ लीजिए। प्रसंग अर्थात बारे में। किसी भी छंद को, किसी भी कविता को, किसी भी पद्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो आपको लिखना है पढ़ने के पश्चात, वो क्या होता है? प्रसंग। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मतलब कवि ने अपने छंद में क्या कहा है, क्या बताया है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें क्या आपका प्रसंग होगा? अभी मैंने आपको जो 4 लाइनें बताई, 8 छंद पढ़ाया था ऊपर वाला, तो इसमें आपको प्रसंग स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि इसमें कवि ने हमारे पूर्वजों की महानता का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका संदर्भ प्रसंग हो गया। अब हम आते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। काव्यगत सौंदर्य, कवि द्वारा पूर्वजों के गुणों का गरिमामय वर्णन, संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग, वीर रस का प्रयोग, 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, गुण ओज, शैली भावात्मक। इसमें एक अलंकार मैंने आपको और इंगित किया था, घूम घूम कर, उसमें पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे छंद पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अवरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। कवि कहता है कि ये हमारा देश भारत ऐसे महान पूर्वजों का देश है जिसके दिव्य देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। बच्चों, कवि ने बहुत सरल आसान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी खड़ी बोली के कवि थे। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है। आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से कि हम ऐसे देश के निवासी हैं, ऐसे महान पूर्वजों के देश के निवासी हैं जिनके दिव्य देश, देवभूमि हमारा देश भारत का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से, और समस्त दिशाएं, 10 दिशाएं जिनके जय गीतों से आज भी गुंजायमान है, जिनकी महिमा का है अवरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, और
जिनकी महिमा, जिनकी महानता का अविरल निरंतर साक्षी सत्य स्वरूप हिमालय पर्वत है। हिम गिरिवर हिमालय पर्वत, तो जिनकी महानता का निरंतर साक्षी स्वयं सत्य स्वरूप हिमालय पर्वत है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। हम ऐसे महान देश के निवासी हैं जिसके विशाल सीने पर विमानों के समूह उतरा करते थे। ये बच्चों आपका दूसरा छंद हुआ। इसका भी मैं आपको बता दूं संदर्भ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित है, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से, और राम नरेश त्रिपाठी जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी थोड़ा सा अंतर आया है। इसमें भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रसंग में बस थोड़ा सा अंतर है। इसके पहले वाले प्रसंग में था कि हमारे पूर्वजों की महानता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। अब हम आते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। काव्यगत सौंदर्य कवि द्वारा पूर्वजों के गुणों का गरिमामय वर्णन, संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग, वीर रस का प्रयोग, 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, गुण ओज और शैली भावात्मक। तो ये काव्यगत सौंदर्य लगभग पूरी कविता में जब आपको पढ़ाएंगे लगभग वही है। अब हम आते हैं तीसरे छंद पर। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। बहुत सुंदर पंक्तियां। कवि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे देश के पूर्वज इतने महान थे कि स्वयं सागर अर्थात समुद्र जिनकी सेवा में समुद्र स्वयं तत्पर था। हमारे पूर्वज इतने महान थे कि उनकी सेवा में समुद्र सदा तत्पर रहता था और अपनी छाती पर, अपने सीने पर अगणित अनगिनत अरणोपोत समुद्री जहाज उठाकर हमारे पूर्वजों की महिमा से इतना महिमा के वर्णन इसमें कवि ने किया है कि स्वयं सागर उनके लिए सेवा में तत्पर रहता था और अपनी छाती पर अनगिनत अरणोपोत समुद्री जहाज उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और कहाँ ले जाता था? भूमंडल अर्थात पृथ्वी के सकल अर्थात सभी तटों पर प्रमुदित आनंद पूर्वक पहुंचाया करता था। यहाँ बच्चों कहीं न कहीं कवि ने भारत के साथ जो व्यापार होते थे उनको इंगित किया है। नदियां जिसकी यशधारा सी, ये उपमा अलंकार है बच्चों। नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर। हमारे देश में बहने वाली नदियां जिनकी धारा आज भी, जो नदियां हमारे देश में बहती हैं निश्वासर, रात दिन निरंतर बहने वाली नदियां, उनकी धाराएं भी महान पूर्वजों के यश का गान करती हैं, यशो गान करती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी। बहुत सुंदर। ढूंढो अर्थात हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह, उन्हीं नदियों के, उसी समुद्र के किनारे ढूंढो, पाओगे तुम इनके तट पर, उसी तट पर आपको मिलेंगे। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि यदि हम अपने पूर्वजों का अनुकरण करें तो भविष्य के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। अब हम आते हैं संदर्भ प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य पर।
संदर्भ मैंने आपको बताया, जो ऊपर आपको बताया था वही संदर्भ होगा। और प्रसंग जो ऊपर आपको समझाया था, संदर्भ प्रसंग भी ऊपर यहाँ पर भारत के अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। काव्यगत सौंदर्य में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। इसमें आपको सारी चीजों में समानता मिलेगी। कवि द्वारा पूर्वजों के गुणों का गरिमामय वर्णन, संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग, वीर रस का प्रयोग, 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। लेकिन यहाँ पर आपको उपमा अलंकार जो मैंने आपको बताया था मिलेगा। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, नदियां जिसकी यश धारा से, ये आपका यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का प्रयोग आपको यहाँ पर मिलेगा और सारी समानताएं वही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं चतुर्थ खंड पर। इस छंद में बच्चों आपका प्रसंग बदल जाएगा। पहले मैं आपको वाचन करके इसकी पंक्तिवार व्याख्या बता दूं, फिर आपको प्रसंग समझाती हूँ। विश्ववत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। विश्ववत रेखा का वासी जो, विश्ववत रेखा बच्चों भूमंडल पर जो काल्पनिक रेखा है, आपने भूगोल में पढ़ी होगी, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास के जो प्रदेश हैं आप जानते हैं वहां पर प्रचंड गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो विश्ववत रेखा का वासी, उसका जो वासी है, वहां जो रहने वाला है, जीता है नित हाँप हाँप कर, गर्मी की वजह से हाँप हाँप कर जीता है, अत्यंत पीड़ा सहता है, लेकिन रखता है अनुराग अलौकिक। लेकिन इतना प्रेम रखता है अपने देश से, अपनी भूमि से, अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम रखता है कि वह उस जगह को आनंद की खोज के लिए नहीं छोड़ता। समझ में आया बच्चों कि विश्ववत रेखा के आसपास इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि वहां का वासी चाहे जितना पीड़ा को सहे, चाहे जितनी गर्मी को बर्दाश्त करे, लेकिन अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करता है कि वह आनंद की तलाश के लिए अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। ध्रुववासी आपने पढ़े होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो वहां पर बच्चों 12 महीने लगातार बर्फ रहती है, 0 डिग्री से नीचे वहां का तापमान रहता है, और सूर्य भी कई बार वहां पर 6-6 महीने पर निकलता है, अर्थात अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर कवि ने वही समझाया है, ध्रुववासी जो हिम में तम में, जो ध्रुव प्रदेश के निवासी हैं, बर्फ में भी इतना बर्फ अर्थात अत्यधिक सर्दी में, तम में अर्थात अंधेरे में, मैंने बताया सूर्य वहां पर 6-6 महीने पर निकलता है। तो बर्फ में और अंधेरे में रहकर भी कांप कांप कर जी लेता है, लेकिन वह अपने स्वदेश, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, और इतना प्रेम उसको होता है अपनी मातृभूमि से कि आवश्यकता पड़ने पर वह प्राण निछावर कर देता है, लेकिन अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ता है। बच्चों संदर्भ वही जो ऊपर था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। छंद में मैंने आपको बताया था, जब मैं पढ़ रही थी आपको बताया था, छंद में आपको परिवर्तन दिखेगा। यहाँ कवि ने मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, त्याग एवं समर्पण दर्शाया है। अब आते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। काव्यगत सौंदर्य बच्चों जो अभी तक ऊपरी छंदों में था वही आपको यहाँ मिलेगा।
कवि द्वारा पूर्वजों के गुणों का गरिमामय वर्णन, संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग, वीर रस का प्रयोग, 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, गुण ओज और शैली भावात्मक। अभी मैंने आपको इस कविता के 4 छंद पढ़ाए। बच्चों, अब आपको मैं कुछ गृह कार्य दूंगी, आप उसको अपने अंकित कर लीजिए। जो आपने इस कविता से समझा है, जो मैंने आपको समझाया है, उसको आपको गृह कार्य में करना है। कुछ प्रश्न हैं, उनको आप अंकित कर लीजिए। शब्दार्थ, मैंने कई कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए, तो शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। प्रथम एवं तृतीय छंद का संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या कीजिए। छंद संख्या 1, 2 और 3 में सभी चरणों में मात्राएं लगाकर उनकी गणना कीजिए। ये आपको 4 मैंने प्रश्न दिए हैं। कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, किस सन में हुआ है, हिंदी खड़ी बोली में उनका योगदान क्या है, उनके ज्ञान के बारे में भी आपको बताया था। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था और उनकी रचनाओं के बारे में भी बताया था। जो उनके खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ग्राम्य गीत, उसके अलावा भी कई कृतियाँ थी, इसका मैंने आपके समक्ष विस्तृत वर्णन किया था। तो आशा है कि आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका की सहायता से कर लेंगे। बच्चों, ये आपका अभ्यास प्रश्न ये आपको अपने गृह कार्य में करना है और अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।